नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है और उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। सबसे पहले जानते हैं यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में के लिए हमें इसको तैयार करने की जरूरत है। जीएस पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, वहां से इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन 1, पेपर 2 का सेक्शन 1 पार्ट है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का है, क्षेत्र सिलेबस का पार्ट है, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे क्वेश्चंस इसलिए आ सकते हैं क्योंकि देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनावी प्रक्रिया और इलेक्शन डेमोक्रेसी, इससे बीपीएससी देखेंगे रेगुलर क्वेश्चन पूछता है। तो यह वन नेशन वन इलेक्शन आपके उस सेक्शन में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में होगा और इसको आप 70 बीपीएससी का अगर मेंस देने जाएंगे तो वहां आप इसको जरूर करके जाएंगे। तो ये रहा, तो ये तो इसका इंपॉर्टेंस रहा, यह कहां हमें हमारे लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए देखते हैं इसको लेकर के द हिंदू के एडिटोरियल में कुछ चीजें आई हैं और उसके बाद क्या है यह, और देन फिर हम लोग वन बाय वन टॉपिक का स्ट्रक्चर बनाते हुए डिस्कस करेंगे। क्या था, अपोजिशन टर्म्स लेजिस्लेशन टू एन असॉल्ट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मींस यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर एक वर्ड यूज हुआ है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो अपोजिशन है वह कह रही है जो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसको यह अपोज करेगा। कौन? यह 129th अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करेगा। लेकिन लॉ मिनिस्टर जो है वह डिफेंड कर रहे हैं, नो चेंज टू पावर इंजॉयड बाय द स्टेट्स, एग्रीज टू send bills to joint parliamentary committees. 263 members voted in favor of introducing the constitutional 129th amendment bill. कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स ने इसको सपोर्ट दिया है? 263 और 198 अपोज्ड इट। मींस 198 ने इसको क्या किया है? अस्वीकृत किया, मतलब इसके अगेंस्ट में अपना वोट दिया है। अब चीजें समझ में आ रही होंगी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसमें देखेंगे टू बिल्स सीकिंग टू इंप्लीमेंट साइमल्टेनियसली इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन ट्यूसडे। बाय ट्यूसडे को यह इंट्रोड्यूस हुआ बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल आफ्टर एन इंटेंस डिबेट। जो डिबेट हुआ इसके ऊपर इंटेंस डिबेट हुआ, ड्यूरिंग विच अपोजिशन मेंबर्स असर्टेड दैट द लेजिस्लेशन वेयर एंटी फेडरल, या क्या है, एंटी फेडरल बिल है। अब ये इसके कंसर्न है, यह इसका विवाद है। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। आइए अब हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द हिंदू में जो एडिटोरियल आया था उसको डिस्कस किया है, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का अर्थ क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन बिल की अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसका अर्थ क्या होगा। फिर इसके बैकग्राउंड में, इसका बैकग्राउंड भी कुछ रहा, क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई चुनाव हुए हैं, थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक आधार क्या होगा। फिर देखेंगे हम लोग इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मींस इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये इस तरह से अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं, हमारा मेंस का एक टॉपिक तैयार होगा जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉलिटी वाले सेक्शन में भी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होगी, वीवीआई कैटेगरी में आएगा ये। अब चीजों को समझिएगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक को जिस तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, आप इसी तरह से कैटेगराइज करके क्वेश्चन पढ़ें, टॉपिक को, जो भी टॉपिक पढ़ें, करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ें या स्टैटिकल टॉपिक पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम में जिस सेक्शन से, जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल उसी पार्ट को लिखें। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है और कम लिखना है। जब हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो टू द पॉइंट और जो एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड है उसको हम लोग लिख पाएंगे। अगर पूछ रहा है इसके एडवांटेज तो केवल एडवांटेज ही हमें लिखना है, डिसएडवांटेज नहीं लिखना है। अगर पूछ रहा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है। या पूछ रहा है अगर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो वह केवल हमें संवैधानिक प्रावधान ही लिखना है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार इन सब चीजों पे फोकस कर रहा हूं। मेंस एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग भी। और एग्जाम में सबसे अधिक प्रॉब्लम इसी को लेकर के फेस होता है, जो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। बोलते बच्चे लोग आके बोलते सर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। टाइम नहीं बचने का सबसे बेसिक रीजन यही होता है, जो कि जिस पार्ट पे हमें आंसर लिखना है, केवल हम उसको ना लिख करके कुछ और पार्ट को भी क्या करते हैं, उसमें शामिल कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके।
ये सबसे पहले तो इसका वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग अर्थ क्या है, इसका सिंपल अर्थ है, समझिएगा, इसका सामान्य सा अर्थ है एक साथ भारत में होने वाले सभी चुनावी प्रक्रिया। यह चुनावी प्रक्रिया कितने लेवल पे होंगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। मींस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाया जाना पूरे देश में, और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, उसी को क्या कहा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसा संवैधानिक परिभाषा इसकी नहीं है, अभी तक नहीं है। तो यह कुछ ऐसा ही है, मींस एक साथ पूरे राष्ट्र के स्तर पे केंद्र के लोकसभा का चुनाव, निम्न सदन का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव कराया जाना ही क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन है। ये तो सिंपल सा इसका मीनिंग हो गया। अब इसके मीनिंग में और इसके मीनिंग से कुछ चीजों को और आपको समझने की जरूरत है। वह क्या है, जैसे आप देखेंगे, एक मिनट, बार एक ही स्लाइड, हाँ, जो मैंने बोला वन नेशन वन इलेक्शन जो है वह क्या है, एक साथ केंद्र और राज्यों का चुनाव। थोड़ा सा यहां पे चीजों को समझना है चाहिए आपको। सेंटर और स्टेट, हमारे यहां क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंटर और स्टेट का चुनाव क्या होना है, एक साथ जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, यूटीज हैं, उन सभी का चुनाव किसके दो का कब होना है, एक साथ होना है। हमारे यहां जो निर्वाचन प्रक्रियाएं होती हैं संवैधानिक प्रावधान के तहत हैं, वह 3 लेयर में है। एक केंद्र के स्तर पे है, दूसरा राज्य के स्तर पे है, तीसरा लोकल बॉडीज पंचायत के स्तर पे है, जो स्थानीय निकाय जिसको हम लोग कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जोड़ा गया है, और वह भी हमारा संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन में इसके चुनाव भी साथ में होंगे? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन में केंद्र और राज्य के स्तर पे ही चुनाव जो होंगे एक साथ होंगे। क्यों होंगे, समझिएगा। केंद्र के स्तर पे चुनाव करवाने का काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन, और राज्यों के स्तर पे और यूनियन टेरिटरी में भी जो चुनाव होता है उसके लिए कौन काम करती है, इलेक्शन कमीशन। और जबकि पंचायत के स्तर पे जो लोकल बॉडीज का हमारे यहां चुनाव होता है वह कौन करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें केंद्र और राज्यों के चुनाव को एक साथ कराए जाने की बात है। अब केंद्र के स्तर पे आप कहेंगे सर बहुत तरह की चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्य के स्तर पे भी विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। बहुत सारे स्टेट में विधान परिषद भी, अपर हाउस भी है, तो उसके चुनाव होते हैं। क्या सभी चुनाव एक साथ होंगे? नहीं, सभी चुनाव एक साथ नहीं होंगे। इसमें सिंपल इसका समझिएगा, हमारे यहां जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है, वह 2 प्रकार का है, एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट इलेक्ट्रल प्रोसेस है वह इसमें शामिल है, अर्थात जिसका डायरेक्ट जनता के द्वारा जो चुन के आते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और उसके मेंबर्स जो है वह उनके रिटायरमेंट का कोई फिक्स 6 साल के बाद होंगे, लेकिन कौन सा मेंबर कब रिटायर होगा इसका कोई फिक्स ये नहीं है, इसलिए उसके और वह भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। फिर स्टेट में राज्य विधान परिषद जो अभी आई थिंक 6 स्टेट में है, उसके चुनाव का भी कोई लिमिटेशन नहीं होता, वह भी एक परमानेंट हाउस है, तो उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। अब आइए वन नेशन वन इलेक्शन में कौन कौन से चुनाव होंगे। तो सेंटर केंद्र के स्तर पे लोकसभा और राज्य के स्तर पे जो स्टेट असेंबली होता है, राज्य विधानसभा होता है, उसके चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में आएगा। अभी हमारे यहां क्या होता है, केंद्र का चुनाव 5 वर्ष पे होता है, राज्य के विधानसभा का भी चुनाव 5 वर्ष पे होता है। अगर किसी राज्य का टेन्योर पूरा हो गया है तो केंद्र के चुनाव के साथ ही होता है, लेकिन जिस किसी का नहीं हुआ है तो वह उसके बाद होता है। तो ये जो है, ये चुनावी प्रक्रिया जो है, ये लगभग सालों भर जो है इलेक्शन कमीशन किसी न किसी स्टेट के चुनाव में, किसी न किसी राज्य यूनियन टेरिटरी के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में इलेक्शन कमीशन क्या होती है, इंगेज रहती है। अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। अब आइए देखते हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसमें एक बार इलेक्शन कहां कहां होंगे और कौन कौन से होंगे, ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात है, और राज्य विधानसभा और यूनियन टेरिटरी में भी अगर राज्य विधानसभा है तो उसके चुनाव को भी एक साथ, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की बात हो रही है, तो वहां पे भी क्या होगा, एक साथ चुनाव होगा। अब
यह हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है। अब थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर पर भी इसी फिगर से हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक यूनिटरी सिस्टम होता है, एकात्मक व्यवस्था होती है, और दूसरा संघीय व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान वह सारी शक्तियां केंद्र को दी, और केंद्र जो है वह अपने से जो है डेलीगेटेड पावर वह किसको देती है, स्टेट्स को देती है। जो स्टेट्स होते हैं वह केंद्र के अधीन होते हैं। यह जनरली क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था में होता है। लेकिन हमारे यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर को भी पावर दे रखा है और स्टेट्स को भी पावर दे रखा है। इसलिए हमारे यहां केंद्र सूची भी है और राज्य सूची भी है, और दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त है। यही फेडरल स्ट्रक्चर है। मींस केंद्र जो है वह स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और स्टेट जो है वह केंद्र के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और किसी भी विवाद की स्थिति में केंद्र का माना जाता है। तो इस तरह से हमारे यहां क्या है, यह व्यवस्था बनी हुई। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, और एक है समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार हैं, लेकिन अगर केंद्र का कानून बनेगा तो राज्यों का क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यह हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है। और अगर मान लीजिए जो अब इसको लेकर के जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जो हो सकता है केंद्र के स्तर पे, चूंकि इलेक्शन कमीशन वह सेंट्रल एजेंसी है। इलेक्शन कमीशन क्या है, केंद्र सरकार की एजेंसी है वह, और यह किसका चुनाव करवाएगी, राज्यों का चुनाव करवाएगी, केंद्र के साथ करवाएगी। तो हो सकता है जो केंद्र के मुद्दे हैं और केंद्र सरकार का नियंत्रण राज्यों के चुनाव पर अधिक होने की संभावना है, जो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा गया है। आधारभूत फेडरल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह केशवानंद भारती केस में, कल भी क्वेश्चन था मेंस में, आप देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में जो है यह डिसाइड किया गया है, जो विधायिका है, वह सांसद जो है, वह पार्लियामेंट जो है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान के मूल आधार है, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अर्थात यह फेडरलिज्म जो है, जो यह केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको लेकर के अपोजिशन ने भी क्लेम किया है जो यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन में कौन कौन से इसका इलेक्शन होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराए जाने की बात है। और जो आलोचना अभी थोड़ा देर पहले हिंदू एडिटोरियल में आया था, जो मैंने पढ़ा था, और वह क्या है उसकी भी एक झलक आपको मिलेगी। इन डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखते हैं और क्या है। और अगर आप देखेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो है, यह वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जो है, यह स्टार्टिंग में जैसे ही हमें आजादी मिली थी और हमारा पहला लोकसभा का गठन हुआ था, तो उस समय देखेंगे एक साथ राज्यों के भी चुनाव और केंद्र के स्तर पे लोकसभा का चुनाव एक साथ, फर्स्ट हमारा जो लोकसभा था वह और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। लेकिन और उसके बाद कंटिन्यूअसली 1957 दूसरा, फिर तीसरा 1962, कंटिन्यूअसली 3 जो चुनाव हुए हमारे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ। मींस यह क्या था, यह बाय डिफॉल्ट जो था वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न में था। वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न पे था। कौन सा? 1967 तक 4 लगातार चुनाव, 1951 के बाद 3 चुनाव जो हुए हैं वह क्या हुए हैं, वह एक साथ हुए हैं केंद्र और राज्य विधानसभाओं के। क्यों हुए हैं, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा। क्योंकि उस समय सिंगल पार्टी सिस्टम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो कांग्रेस अभी है, वह कांग्रेस सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल हुआ करती थी, और जो है केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्यों में भी किसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार। लेकिन मामला खराब होना शुरू हुआ 1967 के बाद। 1967 के बाद तेजी से जो है रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल, और जो है कांग्रेस कमजोर हुआ, और रीजनल पार्टी जो है, क्षेत्रीय दल जो है तेजी से उभरे, और राज्यों में कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन, और राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, जिस कारण से कुछ राज्यों के जो स्टेट असेंबली थे वह जो है वह समय पूर्व ही 1968 और 1969 में ही क्या हो गया, वह भंग हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यह चेंज जो चला आ रहा था वह खराब हो गया।
अब 69 में अगर कोई भंग हुआ है और वह 70 में चुनाव हो रहा, तो उसका जो है नेक्स्ट इलेक्शन 75 में होगा, और यहां पे कुछ और चीजें चल रही है। लेकिन इसके साथ ही केवल राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि सेंटर के लेवल पे भी हुआ। 1970 में भी जो लोकसभा था 1967 में जो बना था, वह 1970 में समय पूर्व क्या हो गया, विखंडित हो गया। और इसके बाद जो है, जो बाय डिफॉल्ट एक साथ चुनाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, वह समाप्त हो गई। और अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं। और यह जो है, यह कभी कभी लोकसभा के चुनाव के समय अगर किसी राज्यसभा का सॉरी टेन्योर पूरा होने वाला होता है, तो साथ में करा लिया जाता है, अदरवाइज सबके अलग अलग टाइम पीरियड है। अब इन्हीं सभी चुनाव को एक साथ लाने की बात है। इसमें जो चीजें चर्चा चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो अभी अमेंडमेंट बिल आया है, इन सभी चुनाव को क्या करना है, एक साथ लेके आना है। सारे राष्ट्र के स्तर पे एक साथ चुनाव होंगे। यह एक छोटा सा रिव्यू था। चीजें बड़ा ही आसान और सामान्य सा लग रहा है, क्या जाता है एक साथ चुनाव हो जाए। और अब देखिए, डेमोक्रेसी का यह मामला है, लोकतंत्र का यह मामला है। कैसे जो हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए। जनरली इससे पहले आप देखेंगे प्रीवियस टेन्योर जो बीजेपी गवर्नमेंट का रहा था, उसमें देखेंगे बहुत सारे बिल आए, बहुत सारे, कुछ बिल जेपीसी के पास गए, कुछ बिल जो है ऐसे ही, क्योंकि मेजोरिटी फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने इसको पास करा। लेकिन अभी गवर्नमेंट मैंडेटरी है, वह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, कंप्लीट डिबेट, पब्लिक ओपिनियन, और जो है एक सामान्य इसके लिए क्या मिला बनाए, सामान्य बहुमत बनाए। क्योंकि सरकार जो है, यह इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। 2/3 बहुमत बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है, जिस कारण से सरकार इसको ना तो लोकसभा में पास करा सकती है, ना ही राज्यसभा में। तो आम सहमति के माध्यम से ही यह पास हो सकता है। यह ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी का यह पार्ट है, जो जेपीसी, डिबेट, और देन फिर क्या होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए। ये सब कुछ ऐसे मामले हैं। अब आइए देखते हैं इसको लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो डिस्प्यूट्स है, वह कितने लेवल पे है। यह आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो आर्गुमेंट्स हैं, वह आर्गुमेंट्स देखेंगे इसमें कितने तरह का है। इकोनॉमिकल कंसर्न है इसका, आर्थिक कंसर्न है। क्या होगा आर्थिक कंसर्न, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। गवर्नेंस को लेकर के, प्रशासन से संबंधित जो कंसर्न है उसको लेकर के विवाद है। कैसे एक साथ इतने बड़े देश में इतनी विशाल जनसंख्या का चुनाव कराया जा सकता है, इसको लेकर के है। फेडरलिज्म को क्या यह हर्ट कर रहा है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। ऑब्वियसली बात है फेडरलिज्म हमारा क्या है, आधारभूत संरचना है, तो ऑब्वियसली बात है संविधान के आधारभूत संरचना के अनुकूल है क्या, प्रतिकूल है। फिर सोशल इश्यूज क्या है, फिर इसको लेकर के करप्शन से और अदर मुद्दा। आप मेंस में जब भी लिखें तो इस तरह से पॉइंट बना के लिखें। और इसमें और आप कर सकते हैं इकोनॉमिकल कंसर्न, पॉलिटिकल कंसर्न, सोशल कंसर्न, गवर्नेंस बेस्ड, प्रशासनिक कंसर्न, प्रशासनिक पॉइंट को एक साथ रखेंगे आप, इकोनॉमिकल पॉइंट को एक साथ। तो इस तरह से आप मेंस में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिकल कंसर्न क्या होगा। इकोनॉमिकल कंसर्न में बेसिकली फिनेंशियल इशू है। फिनेंशियल इशू क्या हो सकता है, इसमें आप देखेंगे इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव करवाना, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा इसमें क्या होगा, खर्च होगा, एक्सपेंसेस होंगे। हालांकि अलग अलग चुनाव करवाने में अधिक खर्च होंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल कंसर्न में एक और यह कंसर्न है, इकोनॉमिकल कंसर्न में यह भी है, जो अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो खर्च हमारे कम होंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह क्या होगा, वह कम होगा। इसके सपोर्ट में जो आर्थिक पक्ष दिया जा रहा है, वह क्या दिया जा रहा है, जो राजस्व व्यय होता है, वह व्यय क्या होंगे, जब एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो वह क्या होंगे, वह कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ राजस्व व्यय कम ही नहीं होंगे, बल्कि जो अनप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, अनुत्पादक समय होता है जो एक वर्ष में, क्योंकि ऐसा कोई भी मंथ नहीं होता है जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व किसी न किसी राज्य में नहीं हो रहा होता है। आप ही समझिए, अगर जिस राज्य में, आपके राज्य में या हमारे राज्य में कहीं पे भी अगर चुनाव हो रहा है, तो क्या जैसे ही चुनाव आयोग का चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वैसे ही नॉर्मल होते हैं जैसे पहले होता है? बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लग जाता है, सरकारी कामकाज ठप पड़ जाते हैं, ऑब्वियसली बात हमारा विकास अवरुद्ध होता है। और साथ ही साथ जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, वह क्या होते हैं, वह बढ़ जाते हैं। तो आर्थिक मुद्दा यह जुड़ा हुआ है, सरकार के ऊपर जो है बर्डन होता है, क्या होता है, वह बढ़ जाएगा। अगर एक टाइम में
केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव होंगे तो वह आर्थिक बोझ क्या होगा, वह कम होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो राजस्व व्यय होते हैं वह कम होंगे, जो अन उत्पादक अनप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होते हैं स्टेट्स के लोकल लेवल पे वह क्या होंगे, वह कम होंगे, जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सरकार के स्तर पे वह क्या होगी, वह कम होगी। यह एक कंसर्न है जो कि इकोनॉमिक्स, अगर आप इसको इस चीजों को समझ रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना 10 लाइन का लगभग 50 वर्ड में आप अपना इकोनॉमिक का मुद्दा क्या क्या हो सकता है आप लिख करके टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। चलिए गवर्नेंस, अब देखिए यह वन नेशन वन इलेक्शन में लाने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा गवर्नेंस का है, गवर्नेंस प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि प्रशासन जो है सालों भर किसी न किसी राज्य में इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी राज्य में ट्रांसपेरेंट और चुनाव करवाने के पीछे लगा रहता है, जिस कारण से प्रशासनिक जो अनप्रोडक्टिविटी होती है वह बढ़ जाती है। अगर एक साथ चुनाव होंगे, यह प्रशासनिक अक्षमता और प्रशासनिक स्तर पे जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्याएं होती है, जो अनप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है गवर्नेंस का, वह भी क्या होगा, वह कम होगा। यह गवर्नेंस को लेकर के मामला है। जहां तक फेडरलिज्म को लेकर के मामला है तो यह एक मामला बन सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है केंद्र की जो योजनाएं होंगी, केंद्र के जो मुद्दे होंगे वह राज्यों पे हावी हो जाएंगे, और राज्य के क्षेत्रीय मुद्दे जो है, जो रीजनल एक्सपेक्टेशन है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके हित जो है वह गौन हो जाएंगे। अब चूंकि रीजनल पार्टी और रीजनल इश्यूज जो है वह गौन हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वह हर्ट होगा। लेकिन केंद्र और राज्य के मुद्दे चूंकि अलग अलग होते हैं, और राज्यों का चुनाव राज्य के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और केंद्र का चुनाव केंद्र के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, इसलिए इसकी संभावना नहीं के बराबर है। और इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो कांग्रेस के समय प्रथम 4 लोकसभा के चुनाव तो कांग्रेस केंद्र में भी था, राज्यों में भी था। अगर ऐसा होता तो राज्य में जो है रीजनल पार्टी का इमरजेंस नहीं होना चाहिए था, दूसरे दल का विकास नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस का कमजोर नहीं होना। यहां आप आर्गुमेंट में इस पॉइंट को ले सकते हैं, यह वैलिड पॉइंट होगा। फिर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का मामला वही फेडरलिज्म से है, क्योंकि संघीय व्यवस्था भारत के आधारभूत संरचना का विषय, अगर फेडरलिज्म हर्ट होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट होगा, और विधायिका जो है वह संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। अर्थात वैसा बेसिक स्ट्रक्चर वह पार्ट होता है जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर, जिसके ऊपर संविधान का नींव है या पिलर है। फिर सोशल इशू क्या होगा, सामाजिक मुद्दे क्या होंगे। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन होने से सोशल इश्यूज जो है वह कम होंगे, जबकि अलग अलग टाइम पीरियड में जो होते हैं वह अधिक होते हैं, क्योंकि सोशल इशू सोशली आधार पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, सोशली आधार पे जो है जो चुनाव होते हैं उसमें जो पॉलिटिकल क्राइम भी होता है। ये सारी चीजें क्या होंगी, वह एक टाइम में चुनाव होने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, जो इसके नंबर्स हैं, इसकी जो संख्या है, जो पॉलिटिकल क्राइम्स के सोशल लेवल पे मैनिपुलेशन की, यह भी क्या होंगे, कम होंगे। करप्शन है, यह करप्शन का मामला पहले भी था, आगे भी बने रहने की संभावना है। हो सकता है करप्शन बढ़े, लेकिन चूंकि अलग अलग टाइम पीरियड में होता है, अलग अलग क्षेत्र में होता है, तो सरकार फोकस्ड रहती है। मान लीजिए किसी एक बिहार में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का फोकस्ड है केवल बिहार पे, लेकिन एक साथ चुनाव होगा तो वहां पे इलेक्शन कमीशन हो सकता है उसको मैनेज नहीं कर पाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी टीम होनी चाहिए, जो इंप्लॉय होनी चाहिए वह क्या होने चाहिए, उसका एक इंप्लॉय के नंबर्स अधिक होने चाहिए, और साथ ही साथ इसको लेकर के एक अलग से ट्रेनिंग सेशन भी इलेक्शन कमीशन को चलाने की जरूरत होगी। फिर इसके अदर्स भी कुछ इश्यूज आएंगे। ये सारे कुछ आर्गुमेंट्स के फैक्ट्स हैं जहां पे आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो इसको अधिक नहीं, इसको हार्डली 200 वर्ड में इसके ऊपर इसके पॉइंट्स को, इसके डिबेट को, इसके आर्गुमेंट्स को, इसके पॉजिटिव और इसके निगेटिव आर्गुमेंट्स को लिख करके या तो हमें व्हाट्सएप करें या हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आप चीजों को तैयार कर लेंगे समय रहते। अब आइए देखते हैं और क्या है इसका। इसी में अब जो जिन चीजों को मैंने बोला है, हमारे कानून मंत्री ने भी उसको डिफेंड किया। किस वर्ड में डिफेंड किया, द हिंदू में यही न्यूज आया था। यह है, responding to the debate, Mr. Meghwal said that legislation do not tamper with the powers of enjoyed by the state। जो स्टेट के पास पावर है उसको टेम्पर नहीं करेगा यह बिल। फिर he said that
प्रिंसिपल सच एज जुडिशरी रिव्यू, जो जुडिशरी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको, एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलर कैरेक्टर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट चेंज विथ दीज बिल्स। इस बिल से ये इन सब चीजों में कोई चेंज होना नहीं है। तो जब आप कंक्लूड करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का बिल है, इसको हम डिबेट कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए, इसी ऑप्टिमिस्टिक वे में होना चाहिए। और ऑप्टिमिस्टिक वे में आप रेफरेंस ले लें, मिस्टर मेघवाल सेठ जो हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है, यह बिल इस तरह से इन सब चीजों को हैम्पर नहीं करेगा। और उसके साथ आप इसको क्या करें, कंक्लूड करें, तो चीजें क्या होंगी, वह पॉजिटिव वे की ओर जाएंगी। तो इस तरह से यह वन नेशन वन इलेक्शन का एक शॉर्ट रिव्यू है, बहुत ही शॉर्ट रिव्यू है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट, कट टू कट चीजों को दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जिससे आप मेंस में एक आंसर को लिख पाए। ध्यान रखना है, इसमें मेंस में अगर पेपर 1 में क्वेश्चन आता है तो पेपर 1 में यह फुल लेंथ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पेपर 2 में जब भी होगा तो यह टेल के फॉर्म में होगा, यह कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होगा। इलेक्शन प्रोसेस में यह टेल के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, तो आपको यहां पे बहुत लिखने का स्कोप नहीं होगा। इसलिए हमने टू द पॉइंट, कट टू कट ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजों को लिया है जो आप एग्जाम में लिखे और जिससे आपको मार्क्स आए। ऐसे क्वेश्चन पे आपको भटकाव और डायरेक्शन लेस होने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट और इंफॉर्मेशन अधिक होंगे और उसमें आप बहुत ज्यादा लिखने की टेंडेंसी होगी। इसमें आप कंफ्यूज करेंगे कौन से पॉइंट हमारे जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है और कौन से पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है। इसलिए हमने इसमें सारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही लिया है। तो आई होप कि यह आपको सही लगा हो और आप इससे फायदा ले पाए, लाभान्वित हो पाए। आप इसका अगर बेनिफिट ले पाते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।